निर्दोष जनता पिस रही है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, क्योंकि सहारनपुर में अपराध के बढ़ते आंकड़े खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आप भी डालिए एक नजर द क्राइम सिटी सहारनपुर पर। तारीख 12 सितंबर 2012, जगह थाना बडगांव। मां बेटे ने जायदाद के लिए पिता की हत्या। तारीख 15 सितंबर 2012, थाना मिर्जापुर। फार्म पर सो रहे एक नौकर का धारदार हथियार से कत्ल। तारीख 18 सितंबर 2012, जगह थाना सरसावा। 3 परिवारों को बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट। तारीख 18 सितंबर 2012, जगह थाना गंगो। ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर 15 लाख रुपए की चोरी। तारीख 21 सितंबर 2012, जगह थाना नानोता। बैंक से रुपए निकालकर वापस लौटते किसान से 1 लाख की लूट। तारीख 22 सितंबर 2012, जगह थाना छुटमलपुर। बदमाशों ने स्क्रैप व्यापारी से 13 लाख रुपए लूटे। तारीख 23 सितंबर 2012, जगह पुलिस लाइन गेट के बाहर। अज्ञात बदमाशों ने एक महिला के सोने के कुंडल छीनकर फरार। तारीख 25 सितंबर 2012, जगह थाना जनकपुरी। 13 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या। तारीख 26 सितंबर 2012, जगह सहारनपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर गैंग वॉर, कुख्यात कैदी की हत्या, एक मुसाफिर की मौत, एक महिला जख्मी। लूट, डकैती, हत्याएं, बलात्कार। जी हां, कुछ यही आलम है सहारनपुर जिले की कानून व्यवस्था का। अपराध का ये आंकड़ा महज 15 दिन का है, लेकिन इस बीच हर दिन एक वारदात ने दस्तक दी, हर दिन एक अपराध अंजाम दिया गया। बावजूद इसके पुलिस कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ दंभ और दिखावा। फैसल खान, सहारनपुर समाचार प्लस। इक्कीसवीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। सदी के साथ हमारी सोच में भी बदलाव आया, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धकियानूसी सोच के साथ आज भी जी रहे हैं। एनकाउंटर में हमारा इरादा एक ऐसी ही सोच का एनकाउंटर करना है, जिसकी जद में एक महिला, उसका पति और उससे आधी उम्र का एक युवक आ गया। देखिए ये रिपोर्ट। धुंधली तस्वीर में छिपी ये महिला गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की रहने वाली है। आज कानून के दरवाजे को खटखटाने आई है। उस समाज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आई है जो 21वीं सदी में भी अपनी दकियानूसी सोच के साथ जी रहा है। जरा सुनिए इस महिला की दास्ताने दर्द। हमारे दोनों में अभी लड़ाई हो गई थी, तो मैं इसको लेकर घर पे चली गई अपने। मैं मेरी बहन को छोड़ा, मुझे पहुंच गए लेने। मुझे अब जब लेने पहुंच गए तो हम अगले तीसरे दिन आए हम यहाँ पर। जब तीसरे दिन आए, बस आकर हम बैठ गए घर पर, यो अपने घर चला गया। तो जब हम आकर बैठ गए तो हमारी जेठानी आई ऊपर से, जेठ को बुलाया, हमारे इंद्रपुरी में से जेठानी को बुलाई। अब आकर उन्होंने और क्या नाम हमारे पे मारा मार कर दी, दोनों पे, इन पे भी है मेरे पे भी। मेरे सारे कपड़े खून में हो रहे, देखो ये रहे। जी हां, सभ्य समाज के नुमाइंदों ने पहले इस महिला की पिटाई की, फिर
महिला के पति से झगड़ा शांत करने के एवज में फिरोज नाम के इस शख्स पर जुल्म सितम ढाए। यही नहीं, अपनी पत्नी का साथ देने के लिए यूसुफ पर कहर बरपाया गया, वो भी एक ऐसे इल्जाम के लिए जिसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। तो मुझे ले गए मेरे माँ बाबा, उनके हवाले करके ले आए थे। तो वे कहने लगे इसके बच्चे को और इसे तू रखेगा। मैं ना कहते जब मेरा कुछ ऐसा काम ही ना तो मैं क्यों रखूं, मेरी उम्र थोड़ी है इसे रखने की। तो कहने लगे ना तू ही रखेगा ना। अब बस एक सुनी ना सुनी वो बजाना चालू कर दिया। दरअसल पति से झगड़े के बाद ये महिला फिरोज के साथ अपनी बहन के घर चली गई थी, लेकिन अपने पति से सुलह कर जब वापस अपने घर लौटी तो उस पर फिरोज से अवैध संबंध का इल्जाम लग गया, जिसकी सजा के तौर पर महिला को अपने से आधी उम्र के फिरोज से निकाह करने का फरमान सुनाया गया। इनको तो उस यार के साथ भक्का गई थी, मन की मेरी औलाद के बराबर है वो, इतना बड़ा मेरा लड़का हो रहा, मेरे 5 बच्चे में इनको कौन रखेगा। फिर तेरा निकाह उससे करेंगे, इसको लेकर वहाँ बखल में ले गए, आदमी बैठ ले करे वहाँ पर, यहाँ लेके थे सब अपने। अब इसको वहाँ पर ले जाएगा, पहले तो इसको मारा खूब बुरी तरीके से, फिर इसके आधे सिर के बाल उतार कर काला मुंह करके जूतों का हाथ डाल दिया। अब मुझे भी ले गए वहीं पे, इनका तेरे भी बाल उतारेंगे, इनको भी बिठा लिया वहीं पे, इनका तेरे भी उतारेंगे, तुम्हें तीनों को निकालेंगे यहाँ से। अब महिला अपने पति यूसुफ के साथ कानून से न्याय की गुहार लगाने के लिए आई है, लेकिन जनता की सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस यहाँ भी बेबस नजर आई। 3 बच्चे को लेकर थाने भागा, ऐसो कह लगा इनके नाम की वो लिखवा रिपोर्ट गया जी, फिर इतने में इन्हें ले आए हुए, फिर इनके इसमें लग गए हुए। ऐसा साहब आपकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। दबंगों ने घंटों कानून को हाथ में लिया, महिला के साथ बदसलूकी की गई, बावजूद इसके आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने का नारा देने वाली यूपी पुलिस सोती रही, और जब कार्रवाई की बात आई तो लिपापोती में जुट गई। ऐसे में इन बेबस लोगों की फरियाद आखिर सुने तो कौन सुने, ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली, मैडम कटली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। क्या? It's fabulous.
गाजियाबाद में कलयुगी जीजा ने किया रिश्ते को कलंकित। 11 साल की मासूम साली के साथ कई दिनों तक करता रहा बलात्कार। खुलासे के बाद बच्ची के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर। कानपुर में स्कूल की छत गिरने से 9 बच्चे घायल, 5 घायलों की हालत गंभीर। खपरेल की इमारत में चल रहा था स्कूल। लखनऊ में गोमती मसाला के गोदाम से 1 करोड़ की चोरी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। नाका इलाके में है गोदाम। गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्यों ने किया हंगामा। जिला पंचायतों को मिलने वाला काम पीडब्ल्यूडी से कराने का विरोध। जिला पंचायत के गेट पर ताला लगाने पहुंचे थे सदस्य। रायबरेली में शराबी मां पर लगा 13 साल की बेटी को फांसी देने का आरोप। आरोपी महिला गिरफ्तार। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। बेरोजगारी भत्ते के बाद आज से यूपी में कन्या विद्या धन योजना की शुरुआत। सीएम अखिलेश ने बांटे चेक, साथ ही बुंदेलखंड के विकास का लिया संकल्प। कोलकाता में अमेरिकन सेंटर के बाहर मुसलमानों ने किया प्रदर्शन। फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स का विरोध। अमेरिकी अधिकारियों से की माफी मांगने की मांग। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया को नितिन गडकरी ने भेजा कानूनी नोटिस। अंजलि ने गडकरी पर लगाया है महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले को दबाने का आरोप। केवल नीलामी ही प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं। राष्ट्रपति के मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राय। कपिल सिब्बल ने कहा, सच हुई मेरी बात। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को दी मात। सुपर ओवर में हुआ जीत का फैसला। दिलशान बने मैन ऑफ द मैच। सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस फैसले का कोई भी असर 2G स्पेक्ट्रम केस के आदेश पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नीलामी से आय बढ़ सकती है, लेकिन जनहित सबसे पहले है। अदालत ने कहा कि नीतियां बनाना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया है कि नीलामी का फैसला सिर्फ 2G स्पेक्ट्रम केस तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि 2G केस में पहले आओ पहले पाओ की नीति सही नहीं थी। दरअसल 2G लाइसेंस रद्द होने के बाद सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सफाई मांगी थी। सरकार ने जानना चाहा था कि क्या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का एकमात्र विकल्प नीलामी ही है। कहते हैं कि ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उसी ज्ञान को जब अमली जामा पहनाना हो तो नेताओं के नारे हवा हवाई हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है महंगाई से मारे मनमोहन की मंत्रियों की मनमानी का भी। लगता है कि प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्री ही उनकी चिंता का मजाक उड़ा रहे हैं। तभी तो सरकारी खर्चों में कमी लाने के तमाम बयानों के बीच मंत्री जनता के पैसों को धड़ल्ले से उड़ाए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में ही केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी यात्राओं का बजट 12 गुना बढ़ा दिया है और ये बजट सारी सीमाएं लांघता हुआ 678 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन कैबिनेट के शाह खर्चियों का खुलासा सुभाष चंद्र अग्रवाल की आरटीआई से हो चुका है। 3 जुलाई को आरटीआई के आवेदन के जवाब में गृह मंत्रालय ने मंत्रियों की यात्राओं के खर्चे के बारे में जानकारियां दी। वित्तीय वर्ष 2010-11 में केंद्रीय मंत्रियों की यात्राओं का खर्च 56 करोड़ 16 लाख रुपए था, जो 2011-12 में 12 गुना बढ़कर 678 करोड़ 52 लाख 60 हजार रुपए तक पहुंच गया। जबकि 2011-12 के लिए यात्राओं का अनुमानित बजट महज 46 करोड़ 95 लाख रुपए था। हालांकि 2009-2010 में यात्रा का अनुमानित बजट 160 करोड़ 70 लाख रुपए था, लेकिन उस वर्ष यात्रा का खर्च आम चुनाव की वजह से 81 करोड़ 54 लाख रुपए रहा था।
मनमोहन जी कहते हैं कि ये मंदी का दौर है, लेकिन इस दौर पर भारी तो उनके मंत्रियों की दौड़ है, जिनकी यात्राओं के खर्च के लिए कई सौ करोड़ का बजट भी कम पड़ जाता है।